उन दिनों ये जो संगम टॉकीज के ऊपर ब्रिज बना हुआ है उसका उद्घाटन हुआ था। तो उस उद्घाटन समारोह में इमरजेंसी के खिलाफ नारे लगाना और पर्चे बांटने का काम हमको दिया। और हमको ये बताया था कि आप यहाँ भोपाल आ जाएं और ये शाम को जिस वक्त उसका उद्घाटन होगा, प्रकाश चंद्र सेठी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो करने वाले। जब वो भाषण उन्होंने चालू किया अपना वो ब्रिज के उद्घाटन का, तो हम लोग खड़े हो गए। हमने इमरजेंसी के खिलाफ नारे लगाए, पर्चे बांटे। तो उन लोगों को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ। अचानक पुलिस वाले दौड़े तो फिर हम लोगों ने और नारे लगाए। तो इसके बाद मुश्किल से 3-4 मिनट में पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया। हम तो अरेस्ट होने ही गए थे, तो भागने का कोई प्रश्न नहीं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। उस समय क्या था कि कोर्ट तो छोड़ दो, इस पर भी सेंसरशिप लग गई थी समाचारों पे। जो गवर्नमेंट चाहती थी वही समाचार छपते थे, कुछ भी होता रहे और कोई समाचार नहीं छप सकता। तो इस तरह की सिचुएशन में करते करते ये बात जब आ गई मई जून के आसपास के, अब आंदोलन ही करना पड़ेगा। तो जेपी जी के नेतृत्व में आंदोलन, पूरे देश व्यापी आंदोलन, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने अपना योगदान दिया। कुछ दिनों तक तो जैसे चुपचाप से रात में इमरजेंसी के खिलाफ नारे लिखना, इस पे उस समय वो मशीनें आती थी साइक्लोस्टाइल, तो वो पर्चे निकालना, बांटना, रात में पोस्टर लगाना इमरजेंसी के खिलाफ में। अच्छा, चूँकि गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लागू कर दी थी, तो इसलिए कुछ भी कोई कहता था अफवाहें, तो अफवाहें सत्य का रूप धारण कर लेती थी। तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो गई थी। फिर इसके बाद आंदोलन का वो फेज आया कि उन्होंने कहा नहीं, कुछ और लोगों को जेल भरना पड़ेगा। फिर उस समय ये बात आई कि भाई कौन क्या करेगा। तब मुझको, मेरे एक मित्र हैं अरुण पलनीतकर जी, हम दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे विदिशा में, हमको ये सूचना आई कि भाई आपको ये उन दिनों ये जो संगम टॉकीज के ऊपर ब्रिज बना हुआ है उसका उद्घाटन हुआ था। तो उस उद्घाटन समारोह में इमरजेंसी के खिलाफ नारे लगाना और पर्चे बांटने का काम हमको दिया। और हमको ये बताया था कि आप यहाँ भोपाल आ जाएं और ये शाम को जिस वक्त उसका उद्घाटन होगा, प्रकाश चंद्र सेठी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो करने वाले। तो 2 लड़के और थे जो हमको भोपाल में मिलेंगे, ऐसा हमको बताया था। तो वो ये तय हुआ था कि शाम को 6-6:30 बजे जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है वहाँ पे वो हमको मिल जाएंगे। हमको पर्चे मिल गए थे और हम चारों लोग आपस में मिले और एंट्री हमने कर दी। जबकि वहाँ सिस्टम ये था कि वो पास देख देख के जाने दे रहे थे। तो ये चीज़ हमको मालूम नहीं थी। और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था उनको भी पता नहीं, ध्यान में नहीं होगी, तब इतना मेटिकुलसली चीज़ें नहीं हुआ करती थी, कहने पे लोग विश्वास किया करते। पर अब हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए और पुलिस वाले खड़े थे, बहुत से लोग आ जा रहे थे, तो हम 2-3-4 अलग अलग होके एक दूसरे की किसी की आड़ में निकल गए। तो पुलिस ने हमको चेक नहीं किया, फिर जाके हम वहाँ बैठ गए। जब वो भाषण उन्होंने चालू किया अपना वो ब्रिज के उद्घाटन का, तो हम लोग खड़े हो गए। हमने इमरजेंसी के खिलाफ नारे लगाए, पर्चे बांटे। तो उन लोगों को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ। अचानक पुलिस वाले दौड़े तो फिर हम लोगों ने और नारे लगाए। तो इसके बाद मुश्किल से 3-4 मिनट में पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया। हम तो अरेस्ट होने ही गए थे, तो भागने का कोई प्रश्न नहीं था। तो उन लोगों ने हमको पकड़ लिया और एक वैन में ठूस के हमको मंगलवाड़ा थाना ले गया। रात भर वहाँ उन्होंने हमको रखा, काफ़ी पूछताछ की, पर इट वाज ऑल सेट कि भाई हम इमरजेंसी के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। तो बोले कौन आपका लीडर है, किसने आपको उकसाया? तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई उकसाने का क्या प्रश्न है, भाई हमारी भी अपनी बुद्धि है, ऐसा थोड़ी है कि किसी ने कह दिया तो हमने कर दिया। हमको जो उचित लगा वही किया है। वैसे जो ये भी हमको बता दिया गया था कि अगर ऐसी सब सिचुएशन आए तो कौन आपका लीडर है, कुछ नाम बताना पड़ेगा। तो सूर्यकांत केरकर एक प्रचारक थे सर, उनका नाम बताने की बात थी। जब चारों से अलग अलग पूछताछ में एक ही नाम मिला तो उनको भी लगा कि हाँ ये कुछ ऐसे ही चल रहा है।
इसके बाद उन्होंने हमको रात भर काफ़ी टॉर्चर किया। टॉर्चर थोड़ा मेंटल ही किया, मतलब फिज़िकल नहीं किया, पर हाँ मेंटल टॉर्चर इतना किया कि वो रूह कांप जाती थी। क्या करने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। गाली गलौज जो पुलिसिया हिसाब किताब रहता है उन्होंने किया। फिर दूसरे दिन शाम को हमको जेल में भेज दिया, भोपाल सेंट्रल जेल में भेज दिया। ये दिसंबर 1975 की बात है। इसके बाद जेल में और जत्थे आते गए, लोग बढ़ते गए। करीब करीब उस बैरक में 190 लोग हम लोग रहते थे, जिसमें 2-3 कम्युनिस्ट पार्टी के थे, 1-2 आनंद मार्गी थे, जमात इस्लामी के भी करीब 20-22 लोग थे, और बाकी हम सब आंदोलनकारी थे। जो हम तो आंदोलनकारी थे, बाकी कुछ ऐसे थे जो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने जिन्हें उठा के बंद कर लिया था। वैसे कुल मिला के 190 लोग थे। और वहाँ अंदर जो है हम जो आंदोलन करके आने वाले सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे और युवा थे। तो हम लोगों को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि आपको ऐसा माहौल बना के रखना है कि कोई वहाँ निराश न हो। अब हम तो यंग लोग थे, हमको कोई इतना मतलब उत्साह से ही गए थे और उत्साह से, पर उस उत्साह को कितने समय तक मेंटेन करके रखना है वो भी एक लिमिट होती है। 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 6 महीना। अच्छा, जो लोग पकड़ के लाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, कोई डॉक्टर थे, कोई वकील थे जिनकी अपनी प्रैक्टिस थी, जो खुद ही बेचारे अपना परिवार के मुखिया थे, उनका तो सब कारोबार ठप हो गया था, तो वो बेचारे बहुत परेशान थे। उनको शुरू में लगा था कि ठीक है कि आंदोलन जेल भरो आंदोलन होता, कोई हमने तो कुछ ऐसा अपराध किया नहीं है। पर लेकिन जब इमरजेंसी की वो बात समझ में आई कि अपराध भले नहीं किया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और आपके वो अधिकार सस्पेंड कर दिया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो वो इतने निराश हो गए थे। और जैसे हमारे जब थे वहाँ पहुँचे, भोपाल जेल की बात बता रहा हूँ, और जगह भी ऐसे ही हुआ, तो वातावरण में थोड़ा उत्साह आ गया। उनको लगा कि नहीं, हम लोग बंद हैं तो बाहर जनता ऐसे नहीं बैठी, कुछ न कुछ आंदोलन कर रहे हैं। और फिर जेल में इतना बढ़िया वातावरण बन गया कि ये इस बात का भी ध्यान रखना कि स्वास्थ्य खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो भूल ना जाए, कोई निराश ना हो। तो सुबह से शाम तक हम लोगों की एक्टिविटीज़ चलती रहती। तो उन एक्टिविटी हम लोग करीब 30-40 लोग थे ऐसे जो यंग थे, उनकी वजह से उन लोगों में भी उत्साह आ गया और बढ़िया वातावरण रहा। फिर बाद में 1 साल तक तो काफ़ी सख्ती रही। इसके बाद फिर गवर्नमेंट को लगा कि बहुत देर हो गई, अभी कैसे इस 1.5 लाख को तोड़ा जाए, क्या करें। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि पेरोल पे लोगों को जाने दो। जो पहले शुरू में पेरोल ही नहीं मिलता था 6-8 महीने। फिर 1 साल बाद फिर इन्होंने इमरजेंसी बढ़ा दी। पहले तो ये लगा था कि 1 साल के लिए इमरजेंसी है, तो जिस दिन वो इमरजेंसी बढ़ाई गई 1 साल के लिए, और उस दिन बहुत निराशा का माहौल। लेकिन वही हम लोगों जैसे उत्साहित लोग थे जो सुबह वॉलीबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल ग्राउंड था एक अंदर, फिर शाखा लगाते थे, तो दूसरे अन्य व्यायाम और सब खेल होते थे। फिर दिन में हम लोगों को कुछ तो भी एक विषय दे दिया कि आप ये विषय पर कोई भी पुस्तक पढ़ो जो उपलब्ध हो, और इसके बाद एक दिन आपको जो है क्या आपने पढ़ा, क्या आप ऐसा समझते हैं कि लोगों को उचित है, किसी की जीवनी है, कहीं कुछ है, कोई किसी विषय में इंटरेस्टेड है, तो वो भाषण आपका एक रखा जाता था 15 दिन में, महीने में। तो उसमें क्या होता था कि हमको भी उत्साह रहता था, लोग सुनते थे कि क्या बताने वाले हैं, क्या कहने वाले, अलग अलग विषय पे अलग अलग बातें आती थी। तो इस तरह वो दिन भर का एक टाइम टेबल मेंटेन किया हुआ था कि कभी ऐसा नहीं लगता था कि अब बोरियत हो रही है, अब क्या करें। और वो केवल एक ही कारण था उसका कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, जो उनको बाहर से माइंडसेट तैयार करके भेजा गया था, उसकी वजह से संभव हो पाया। जब 1 साल बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने पेरोल देना चालू कर दिया, 15 दिन पेरोल पे चले गए, फिर लौट के आ गए। 12 दिसंबर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 12 दिसंबर 1975 को हम लोग जेल में गए थे। तो कुछ ही दिनों बाद 76 लग गया, पूरा 76, और फिर 77 का 17 मार्च जिस दिन मैं रिलीज हुआ, तब तक चुनाव डिक्लेयर हो गए थे। और बाहर भी बड़ा ऐसा वातावरण था कि वो लग रहा था कि अब ये सरकार नहीं बचेगी। लोकतंत्र की हत्या का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। भाई क्या हुआ था? हेवंस आर नॉट फॉलिंग,
क्या हो गया था भाई? सिंपली एक बात हुई थी कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी उसका चुनाव अवैध डिक्लेयर हो गया था कोर्ट से, उसकी जगह दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाता उसी पार्टी का, करते रहते राज, क्या दिक्कत थी? लेकिन केवल एक आदमी की महत्वाकांक्षा के लिए इस 100 करोड़, उस समय पॉपुलेशन रही होगी, अब 130 हो गई है, 100 करोड़ पॉपुलेशन के हर आदमी का हर अधिकार छीन लिया आपने। ये लोकतंत्र की हत्या का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मेरे हिसाब से, कोई नहीं। लोग मर जाते हैं, 4 चले जाते हैं, वो बात ठीक है, वो इंस्टेंस अलग रहते हैं, लेकिन ये अधिकारों का अपहरण करना सोच समझ के षड्यंत्रपूर्वक, ये ऐसी मिसाल फिर नहीं मिलेगी जिसको लोगों ने इतना लाइटली लेके भुला दिया है। हमको हमेशा इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट कोई भी, मुझे इससे मतलब नहीं कि ये इसकी गवर्नमेंट थी उसकी गवर्नमेंट थी, पर प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा होना चाहिए हर कीमत पर। और ये तो इन्होंने उसका अपहरण ही कर लिया। तो हमारा कहना कि अच्छा, जन आंदोलन जब तक नहीं बना था तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं था। जन आंदोलन तब बना जब सरकार ने इतना दमन कर दिया कि कोई भी नहीं बचा कांग्रेसियों के अलावा, जो कि बाहर सुख चैन से रह रहा हो, सब जेल में आ गए। तो ऐसे जन आंदोलन होना चाहिए, तभी जो है कुछ हो सके। वो कोई जन आंदोलन नहीं सोचेगा मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है ये सोचोगे तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे भी थे कई लोग जो सोचे हमें क्या करना, भी ठीक है, हमारी नौकरी चल रही है, हमारा सब कुछ चल रहा है। कई लोग तो कहते इमरजेंसी में क्या तकलीफ हो रही है, फिर तकलीफ तो जब अंग्रेजों का शासन तक क्या तकलीफ हो रही थी, हर आदमी नौकरी कर रहा था, रह रहा था, फिर क्यों इतने परेशान हो रहे थे? स्वतंत्रता से बढ़कर विचारों की, हर तरह के अधिकारों की और कोई बड़ी बात और कोई बात नहीं है स्वतंत्रता से बढ़कर, वो स्वतंत्रता ही छीन लिया। तो अगर उसको रिटालिएट हम लोग नहीं करेंगे तो फिर वो कहने के लिए डेमोक्रेसी थोड़ी रह जाएगी, एक आदमी रूल कर रहा है, वो जो चाह रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि जब भी कभी ऐसा मौका है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही हो, उसका अपहरण हो रहा हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके खिलाफ जितनी हमारी ताकत है, हिम्मत है, सोच है, ज़रूरत है, उसका इस्तेमाल करें उसका विरोध करने के लिए। बनकर रह रहा है। अगर आपके आसपास भी इमरजेंसी की ऐसी ही कोई कहानी है तो उस कहानी को शब्दों में ढालिए और लिख भेजिए विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश को। कहानी अपनी फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर लिखिए और हमें टैग कीजिए। आपकी कहानियों को हम अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर जगह देंगे। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए और लगातार विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के साथ जुड़े रहिए।